हेलो छात्रों, कैसे हैं आप सब। इस लॉकडाउन की स्थिति में कैसा चल रहा है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो भी हमने वीडियो बनाया था, 2-3 वीडियो हमने बनाया है, उसका लाभ जरूर ले रहे होंगे। इसी तरह से इस लॉकडाउन की घड़ी में माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेशानुसार ऑनलाइन पढ़ाई हम लोग करना जारी रखेंगे। मैं भी आपके साथ पूरी मेहनत से लगा हूँ और प्रयास कर रहा हूँ कि आपके साथ जो भी समस्याएं आएंगी उसको निश्चित रूप से उसका सही सलूशन देने का प्रयास हम करेंगे। जैसा कि हमने इलास्टिसिटी पर आपको 1-2 वीडियो बनाया है, लेकिन मैं उसी को एक रिवीजन के तौर पर और अच्छे ढंग से आपको और अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। उम्मीद है कि आपको निश्चित रूप से ये पाठ 100% आपको समझ में आएगा। आगे और भी हम लोग एक्सरसाइज करेंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद निश्चित रूप से हम 100% इस पर पकड़ बनाएंगे। साथ ही साथ आप लोग जानते भी हैं कि नीट और जेईई में हर साल इसमें से क्वेश्चन आते हैं, तो मैं यही प्रयास करूंगा। और ये चैप्टर काफ़ी सरल भी है, तो निश्चित रूप से मेरा प्रयास यही रहेगा कि आपका ये क्वेश्चन निश्चित रूप से परीक्षा में सॉल्व हो जाए। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं इलास्टिसिटी चैप्टर को एक बार फिर से। नेक्स्ट, इलास्टिसिटी के बारे में हमने आपको बता भी दिया था कि इलास्टिसिटी पदार्थों का एक ऐसा गुण है कि जब भी उस पर कोई बाहरी फोर्स हम लगाते हैं तो वस्तु के आकार में परिवर्तन आ जाता है, और जब बाहरी फोर्स को हटा दिया जाता है, जिसे डिफॉर्मिंग फोर्स कहते हैं, तो वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाती है। वस्तु के इस प्रकार के गुण को इलास्टिसिटी के नाम से जाना जाता है। आगे इसी की ओर आगे बढ़ते हुए हमने तमाम सारी चर्चा कर दिया था। आज कुछ चर्चाएं जैसे रिजिड बॉडी। तो रिजिड बॉडी के बारे में हमने आपको बताया था कि रिजिड बॉडी वह बॉडी होती है जिसके किन्हीं दो बिंदुओं के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट होता है, अगर हम बाहरी कोई फोर्स यूज करते हैं तो रिजिड बॉडी के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो 0 होता है। यानी फोर्स लगाने पर दो बिंदुओं के बीच सापेक्ष स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आता है। जैसे इसमें दिया भी गया है, ए बॉडी विच द सेपरेशन बिटवीन इट्स कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स डज नॉट चेंज। यानी एक ऐसी वस्तु जिसमें जो सेपरेशन होता है दो बिंदुओं के बीच में, अगर हमने एक रिजिड बॉडी लिया, रिजिड बॉडी, इस पर अगर हम कोई फोर्स ऐसे हमने एक परपेंडिकुलर नॉर्मल फोर्स ऐसे हम यूज कर रहे हैं, दो साइड से फोर्स लग रहा है, और इस पर अगर कोई दो पॉइंट लिया जाए ए और बी, तो इन बिंदुओं के बीच में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। यानी जो ए और बी के बीच में जो भी आपका डिस्प्लेसमेंट होगा वो ऑलवेज सेम रहेगा। फोर्स चाहे आप जितना लगा लें, परंतु ऐसा माना गया है कि विश्व में कोई भी वस्तु पूरी तरह से रिजिड नहीं है, थोड़ा बहुत से भी परिवर्तन आ ही जाता है। इसके बारे में हमने आपको काफी चर्चा किया भी है। आगे हम लोग चलते हैं। आगे आपका आइटम है इलास्टिक एंड पार्शियली इलास्टिक बॉडी। इस पर भी हमने चर्चा आपको कर दिया था। परफेक्टली इलास्टिक बॉडी कौन सी होती है और परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी कौन सी होती है। तो परफेक्टली इलास्टिक बॉडी वह बॉडी होती है जिस पर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाने पर बाहरी
बल लगाने पर वो पूरी उसकी अवस्था में परिवर्तन एक निश्चित सीमा तक हो जाता है, जिसे लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी के नाम से जानते हैं। और जब भी हम डिफॉर्मिंग फोर्स को पुनः हटा लेते हैं तो वस्तु अपनी पूर्व की स्थिति में पूरी तरह से आ जाती है। ऐसी वस्तुओं को परफेक्टली इलास्टिक बॉडी के नाम से जानते हैं, इसकी चर्चा हो चुकी है। दूसरा आइटम है पार्शियली इलास्टिक बॉडी। पार्शियली इलास्टिक बॉडी या हम बॉडी भी यूज कर लेंगे। तो परफेक्टली इलास्टिक बॉडी में क्या होता है, पार्शियली इलास्टिक बॉडी में जब भी हम डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं प्रत्यास्थ वस्तु के ऊपर तो उसकी आकृति और आकार में परिवर्तन होता है, लेकिन जब फोर्स को हम हटा लेते हैं तो वो वस्तु पूरी तरह से अपनी प्रारंभिक अवस्था में नहीं आ पाती है। ऐसी वस्तुओं को पार्शियली इलास्टिक बॉडी के नाम से जानते हैं। आइए आगे चलते हैं। अगला आपका आइटम है इलास्टिक बॉडी। इलास्टिक बॉडी पर पुनः इसको देख लिया जाए। इसकी परिभाषा, इट कंप्लीटली रीगेन्स इट्स ओरिजिनल शेप। यानी इलास्टिक बॉडी वह बॉडी होती है जो पूरी तरह से रीगेन कर लेती है, अपनी अवस्था को पूरी तरह से प्राप्त कर लेती है, अपने ओरिजिनल शेप में पूरी तरह से आ जाती है। जब भी डिफॉर्मिंग फोर्स को हम रिलीज करते हैं, हटा देते हैं, तो ये पूरी तरह से अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाती है। और ऐसी दशा में वर्क डन इन डिफॉर्मेशन, जो भी डिफॉर्मेशन करने में जो वर्क डन किया जाता है, जो कार्य किया जाता है, वो स्टोर एज पोटेंशियल एनर्जी, वो इसकी पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाता है। इसको कैसे हम समझेंगे, यानी जब भी किसी इलास्टिक बॉडी पर हम फोर्स यूज करते हैं तो फोर्स यूज करने के बाद जो भी हम वर्क करते हैं, जो फोर्स लगाते हैं, जहाँ फोर्स होता है वहाँ वर्क होता है। जो भी हमारे द्वारा एक्सटर्नल वर्क किया जाता है वो बॉडी में पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है। इसको कैसे समझेंगे, एक छोटा सा एग्जांपल के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। मान लिया जाए कि ये दो एयर मास की बॉल है और इसको हम एक स्प्रिंग से ऐसे कनेक्ट कर दिए। अगर इसको इसका भी ओरिजिनल लेंथ है, इसका ओरिजिनल लेंथ, इसको अगर हम स्ट्रेच करते हैं, अगर इसको स्ट्रेच कर दिया गया, इसको ऐसे फैला दिया जाए, तो फैलाने के बाद अगर हम फैला के पकड़े रहें इसको हाथ से, रिलीज न करें, फैलाने में हमको मेहनत करना पड़ता है, हमको फोर्स यूज करना पड़ता है, हमको एक एक्सटर्नल वर्क करना पड़ता है। और जो भी हम एक्सटर्नल वर्क करते हैं वो इसमें एनर्जी के रूप में, पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है। इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती है। अब इस बात को कैसे हम व्यवहारिक ढंग से समझेंगे कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती है। इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि अगर एक स्प्रिंग का एक हिस्सा हम अपने हाथ में ऐसे पकड़ के खींचें और दूसरे हिस्से को छोड़ दें तो तुरंत अपनी ओरिजिनल शेप में आते हैं, उससे हमको झटका भी लगता है, उसके अंदर एक काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। जब भी हम स्प्रिंग को खींच करके छोड़ते हैं तो जो पोटेंशियल एनर्जी हमने उसमें डेवलप किया, वह पोटेंशियल एनर्जी वो तुरंत उसके काइनेटिक एनर्जी में ट्रांसफर हो जाती है। तो इसको हम बहुत अच्छे ढंग से कह सकते हैं कि वर्क डन इन डिफॉर्मेशन, यानी डिफॉर्मेशन करने में, उसकी आकृति को बदलने में, किसी इलास्टिक बॉडी में जो भी हमने कार्य एक्सटर्नल वर्क किया वो उसमें पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। हम स्प्रिंग को अगर कंप्रेस भी करते हैं, अगर स्प्रिंग को हम दबाएं भी तो भी हमको एक एक्सटर्नल वर्क करना पड़ता है और फिर उसके पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है, क्योंकि जैसे ही हम रिलीज करते हैं वो झटके से काइनेटिक एनर्जी में उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आ जाती है और वो काइनेटिक एनर्जी स्प्रिंग जो है डेवलप करता है। आगे देखते हैं पार्शियल इलास्टिक बॉडी, हमने आपको समझा दिया। पार्शियल इलास्टिक बॉडी क्या है, इट डजंट कंप्लीटली रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप, यानी जो भी पार्शियल इलास्टिक बॉडी होती है ये अपने पूर्व अवस्था में पूरी तरह से, जब भी हम फोर्स को रिलीज करते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स को, तो ये पूरी तरह से अपनी प्रारंभिक अवस्था में नहीं आ पाती है। इट डज नॉट कंप्लीटली रीगेन्स, ये पूरी तरह से रीगेन नहीं करती है, इतना प्राप्त नहीं करती है अपने वास्तविक आकार को, इट्स ओरिजिनल शेप, अपने वास्तविक आकार को पूरी तरह से रीगेन नहीं करती हैं। इसको हम कहते हैं पार्शियली इलास्टिक बॉडी।
अब पार्शियली इलास्टिक बॉडी के साथ क्या कहानी चलती है, तो इसकी कहानी देखिए क्या है। वर्क डन इन डिफॉर्मेशन। पार्शियली इलास्टिक बॉडी में जो भी हम वर्क डन करते हैं उसको डिफॉर्म करने में, उसको विरूपित करने में, वो हमारा दो एनर्जी में ट्रांसफर होता है। एक पार्शियली डिसिपेटेड और दूसरा पार्शियली स्टोर्ड एंड पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी तो डेवलप भी होती है और कुछ एनर्जी जो है डिसिपेट हो जाती है। डिसिपेट माने गायब हो जाना। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लिया जाए, एक गेंद को, या हम बात करें स्पिन की बात करें, अगर स्पिन को हम इस पर ऐसे बोर्ड पर ऐसे अगर मारते हैं, ऐसे फेंकते हैं, तो हमको एक साउंड एनर्जी क्रिएट होती है। एक साउंड एनर्जी डिसिपेट हुई, तो एक साउंड एनर्जी डिसिपेट हो गई। ये पार्शियली डिसिपेटेड मतलब कुछ एनर्जी साउंड एनर्जी में ट्रांसफर हो गई। अगर हमने 100 जूल 100 जूल अगर हमने इसको दिया, तो 100 जूल जो है दो पार्टों में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। 98 पार्ट आपका पार्शियली स्टोर्ड है पोटेंशियल एनर्जी, और 2% या 2 कहा जाए तो साउंड एनर्जी में ट्रांसफर हो गई। तो जो भी इनइलास्टिक पार्शियली इलास्टिक बॉडी होती है, उसमें जो भी डिफॉर्मेशन फोर्स हम लगाते हैं, डिफॉर्मेशन फोर्स लगाने के बाद जो भी एक्सटर्नल वर्क किया जाता है, वो दो तरह की एनर्जी डेवलप करता है, जिसमें कोई अदर एनर्जी होती है, वो साउंड एनर्जी हो सकती है, कोई हीट एनर्जी हो सकती है, थर्मल एनर्जी हो सकती है, और दूसरा पार्शियली स्टोर्ड एंड पोटेंशियल एनर्जी। और पार्शियली और आंशिक रूप से कुछ इसमें पार्शियल पोटेंशियल एनर्जी भी स्टोर हो जाती है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। आइए आगे चलते हैं। अगला पॉइंट आता है इनइलास्टिक और प्लास्टिक बॉडी। इनइलास्टिक और प्लास्टिक बॉडी, इनइलास्टिक बॉडी क्या होती है और प्लास्टिक बॉडी क्या होती है, दोनों एक ही चीज है। हमने इस पर चर्चा कर भी दिया था। ऐसी बॉडी जिनके अंदर अपनी टेंडेंसी, अगर हम डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं, उनकी अवस्था विपरीत हो जाती है, लेकिन वो पुनः अपने शेप को रिगेन नहीं करती हैं, पुनः प्रारंभिक अवस्था में वो नहीं आ पाती हैं। इसी को हम लोग इनइलास्टिक बॉडी या प्लास्टिक बॉडी के नाम से जानते हैं। सच बॉडी, ऐसी बॉडी, ऐसे पिंड डू नॉट हैव एनी टेंडेंसी, उनके अंदर कोई प्रवृत्ति नहीं होती है, टेंडेंसी नहीं होती है टू रीगेन माने पुनः प्राप्त करने में। क्या प्राप्त करने में? ओरिजिनल शेप, जो भी उनका प्रारंभिक या जो भी उनका रियल शेप होता है। तो ऐसी बॉडी के अंदर अपने ओरिजिनल शेप को गेन करने में ये समर्थ नहीं होते हैं, इनके अंदर वो टेंडेंसी प्रवृत्ति नहीं होती है। उसके बाद इसको हम ऐसे समझा सकते हैं आपको, ये मान लिया जाए कि ये रिजिड बॉडी है, अगर इस पर हम डिफॉर्मिंग फोर्स यूज करते हैं, डिफॉर्मिंग फोर्स, यहाँ पर डिफॉर्मिंग फोर्स है, तो जब डिफॉर्मिंग फोर्स लगेगा, फर्स्ट स्टेज है, फर्स्ट स्टेज में हमने क्या किया, इसमें डिफॉर्मिंग फोर्स लगा दिया। डिफॉर्मिंग फोर्स लगाने के बाद क्या होता है दूसरी स्थिति में कि ये अपने आकार को बदल देती है। ये जब भी फोर्स लग जाता है, इनका जो है ये इनके आकार में परिवर्तन आ जाता है। जैसे आप देखें, यहाँ पर हमने एक फोर्स लगाया, इसको एक नाम ले लिया गया ए बी साइड पर हमने एक फोर्स लगा दिया, तो ये बॉडी है, रेक्टेंगुलर शेप है, और इसका जो ए बी है वो ऐसे हो गया, ऐसे वक्राकार हो गया, सर्कुलर हो गया, कर्व टाइप का हो गया, मतलब इस पर डिफॉर्मिंग फोर्स लग गया या डिफॉर्मिंग फोर्स, डिफॉर्मिंग फोर्स। तो जब इस पर हमने डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया, तो ये जो है डिफॉर्मिंग फोर्स के कारण ये विरूपित हो गई, डिफॉर्म हो गई, ये डिफॉर्म्स हो गई। डिफॉर्म होने के बाद क्या होता है तीसरी अवस्था में, जब हम फोर्स को रिलीज करते हैं, जैसे फोर्स हमने रिलीज कर दिया, फोर्स रिलीज, जब फोर्स को हमने हटा दिया, तो ये अपनी ओरिजिनल वैसे ही बनी रह जाती है। मतलब ये अपनी प्रारंभिक अवस्था में इसकी इनिशियल स्टेज है, इनिशियल स्टेज, ये इसका इनिशियल स्टेज था,
और ये इसका फाइनल स्टेज है, फाइनल स्टेज। तो आपने क्या देखा, आपने देखा कि जब भी इसका डिफॉर्मिंग फोर्स यूज किया गया तो ये वस्तु जो है डिफॉर्म हो गई, इसकी आकृति आकार में परिवर्तन आ गया, ये थोड़ा सा अंदर की तरफ विरूपित हो गई। फिर हमने फोर्स को रिलीज कर दिया, फोर्स हटा दिया, तो हम देख रहे हैं जो भी डिफॉर्मेशन है वो डिफॉर्म ऑलरेडी है, वो रिफॉर्म नहीं हुई, रीगेन नहीं हुई, अपने ओरिजिनल शेप को रीगेन नहीं की। तो इसको हम लोग इलास्टिक बॉडी या प्लास्टिक बॉडी के नाम से जानते हैं। उम्मीद करते हैं ये बात आपको पूरी तरह से समझ में आ गई। जैसे आप देखे होंगे घरों पर यूज भी करते होंगे, आप एक घर पर सबके सोफा होता है, उस पर वो स्पंज लगे होते हैं, फोम लगे होते हैं, और उस पर आप बैठिए, जब बैठ जाते हैं तो आप देखते हैं कि वो जो कुशन होता है वो नीचे दब जाता है, और दबने के बाद क्या होता है, जब आप फिर खड़े होते हैं तो वो पूरी तरह से कुशन जो है अपनी प्रारंभिक अवस्था में नहीं आता। कुछ ऐसे कुशन होते हैं जो अच्छे किस्म के होते हैं, जो अपने पूरी तरह से प्रारंभिक अवस्था में आ जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो दबे के दबे रह जाते हैं, पूरी तरह से रिस्टोर नहीं हो पाते, पूरी तरह से रीगेन नहीं हो पाते। चलिए, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। फिर हम आगे चलते हैं, इसको हम नोट करते भी चलेंगे। नीचे आगे देखें स्ट्रेस ड्यू टू अ फोर्स। इसको भी हमने आपको चर्चा कर दिया था, स्ट्रेस क्या होता है। स्ट्रेस ड्यू टू फोर्स, जब भी हम किसी वस्तु पर फोर्स यूज करते हैं तो वस्तु में एक स्ट्रेस आता है, और स्ट्रेस के कारण, स्ट्रेस के बारे में हमने आपको चर्चा भी कर दिया था। स्ट्रेस का फार्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। और शुद्ध रूप में इसको हम लोग F बटा A लिखते हैं। इसको जो एरिया ली जाती है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया लिया जाता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो देखिए कोई एक बॉडी है, कोई इलास्टिक बॉडी है, और इस पर हम अंदर की ओर फोर्स यूज कर रहे हैं, अंदर की ओर हम डिफॉर्मिंग फोर्स लगा रहे हैं। एक दूसरी बॉडी है, इस पर हम बाहर की ओर डिफॉर्मिंग फोर्स लगा रहे हैं, बाहर की। इनवर्ड फोर्स है, इनवर्ड फोर्स, अंदर की ओर लगाया गया बल, इनवर्ड फोर्स, और ये आउटवर्ड फोर्स है। तो आप पाएंगे कि ऐसी दशा में बस की लंबाई में ये बस इलांगेट हो जाती है, इसको बोलते हैं इलांगेशन, इलांगेट हो जाती है, इलांगेट। और ये जो है कंप्रेस हो जाती है, कंप्रेस। इस पर हमने पूरे वीडियो में भी सब चर्चा कर दिया था। तो जब भी किसी वस्तु पर हम ऐसे परपेंडिकुलर सरफेस के परपेंडिकुलर फोर्स लगाते हैं, इस फोर्स को हम नॉर्मल फोर्स भी कहते हैं, नॉर्मल फोर्स के नाम से जानते हैं। और अगर हम इनवर्ड फोर्स लगाते हैं अंदर की ओर, तो वस्तु की आकृति, वस्तु की लंबाई में कमी आती है। तो ये इसमें एक स्ट्रेस उत्पन्न होता है, स्ट्रेस। स्ट्रेस को हम फोर्स अपॉन एरिया से डिफाइन करते हैं। और स्ट्रेस होता क्या है, इसके बारे में हमने चर्चा किया था। स्ट्रेस एक प्रकार का फोर्स है। कौन सा फोर्स है उसको डिफाइन करने के लिए हमने आपको बताया था कि इसको एरिया को हम लोग 1 मान लेते हैं, 1। अगर एरिया इक्वल टू 1 करते हैं, 1 मीटर स्क्वायर, तो स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स। तो इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि स्ट्रेस जो है फोर्स के बराबर होता है, जबकि वस्तु पर जो डिफॉर्मिंग फोर्स, जो भी डिफॉर्मिंग फोर्स होगा वही स्ट्रेस के बराबर होगा
बशर्ते कि जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है बसों का, जो भी क्रॉस सेक्शनल एरिया हम यूज करेंगे वो 1 मीटर स्क्वायर हम यूज करते हैं। 1 मीटर स्क्वायर यानी 1 मीटर किसी इलास्टिक बॉडी के अनुप्रस्थ काट के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को स्ट्रेस के नाम से जानते हैं। फोर्स पर यूनिट एरिया, सिंपली इसको एक लाइन में डिफाइन करेंगे। फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड फोर्स पर यूनिट एरिया is called stress। फोर्स पर यूनिट एरिया is called stress, क्योंकि जब भी एरिया को मान लेते हैं स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स, स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स, और एरिया को मैंने पर यूनिट एरिया 1 यूनिट एरिया, 1 यूनिट एरिया पर जो भी फोर्स यूज होता है उसी को हम लोग स्ट्रेस के नाम से जानते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला आपका है टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस ड्यू टू ए फोर्स, जैसा कि हमने आपको चर्चा किया भी है कि जब भी कोई हम फोर्स यूज करते हैं तो स्ट्रेस आता है। पर यूनिट एरिया पर जो फोर्स यूज होता है उसी को हम लोग स्ट्रेस कहते हैं। इसको थोड़ा सा और अच्छे से हम इसको डिफाइन करेंगे। When external forces are applied on a body, जब भी किसी बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्सेस अप्लाई किए जाते हैं, यूज किए जाते हैं, लगाए जाते हैं। When external forces, जब बाहरी बल आर अप्लाइड माने यूज किए जाते हैं, अप्लाई किए जाते हैं, लगाए जाते हैं ऑन ए बॉडी एक वस्तु पर, इट गेट्स डिफॉर्म्ड, तो इसकी आकृति में परिवर्तन आ जाता है, ये डिफॉर्म हो जाती है, ये विरूपित हो जाती है, इसके आकार आकृति में परिवर्तन आ जाता है ड्यू टू डिफॉर्मेशन। और इस डिफॉर्मेशन, इस आकृति में परिवर्तन के कारण द इंटर जो रीजन है, द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इनसाइड द बॉडी में डेवलप सम रिस्टोरिंग फोर्सेस विदिन द बॉडी वॉल्यूम। इसको ऐसे हम समझ सकते हैं, हमने आपको चर्चा भी किया था। सबसे बढ़िया इसका एग्जांपल स्प्रिंग वाला एग्जांपल है। अगर स्प्रिंग को हम ऐसे इसका ये ओरिजिनल ले लेते हैं और इसको थोड़ा सा इलांगेट कर दिया जाए, इसको हमें थोड़ा सा इस पर एक फोर्स लगा करके और इसके लेंथ में एक हमने वृद्धि कर दिया, इलांगेट कर दिया, इसका लेंथ जो है बढ़ गया। तो इसमें होता क्या है कि जो इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स को हमें यहाँ चित्र के माध्यम से शो कर रहा है। जो भी सॉलिड बॉडी होती है उसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक लैटिस में अरेंज होते हैं। लैटिस इसको बोला जाता है, लैटिस के फॉर्म में अरेंज होते हैं। लैटिस के फॉर्म में अरेंज होते हैं, व्यवस्थित होते हैं, और ये अपनी साम्यावस्था हमेशा बना रखते हैं। साम्यावस्था का मतलब ये हुआ कि इनकी एक स्थिति है, वो हमेशा उसी स्थिति में रहना चाहते हैं। अगर उस स्थिति से हम इनको विक्षोभ देते हैं, इनको डिस्टर्ब करते हैं, तो पुनः ये अपनी प्रारंभिक स्थिति में आने की कोशिश करते हैं। और ऐसा क्यों होता है? ये इनके अंदर एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है, इंटरएटॉमिक फोर्स होता है, जिसके कारण अगर इसको हम कंप्रेस करते हैं तो ये बाहर की तरफ फोर्स लगाते हैं। यानी अगर एक्सटर्नल फोर्स ऐसा फोर्स एक्सटर्नल, अगर एक्सटर्नल फोर्स ऐसे है तो ये मॉलिक्यूल्स जो है बाहर जो फोर्स लगाते हैं अपोजिट डायरेक्शन, इनका जो फोर्स होता है अपोजिट होता है, अपोजिट फोर्स, ये बाहर की तरफ फोर्स लगाते हैं।
और बाहर की तरफ फोर्स लगाने से अपनी प्रारंभिक अवस्था में आने की कोशिश करते हैं। ठीक वही कहानी स्प्रिंग की भी होती है। स्प्रिंग में भी जब भी हम इसको इलांगेट करते हैं, इसके लेंथ को इंक्रीज करते हैं, तो स्प्रिंग पर अगर हम इधर फोर्स लगाते हैं तो स्प्रिंग एक अंदर की ओर रिस्टोरिंग फोर्स लगाती है। इस फोर्स का नाम है रिस्टोरिंग फोर्स, जिसको हिंदी में प्रत्यानयन बल के नाम से जानते हैं। रिस्टोरिंग फोर्स, प्रत्यानयन बल, जिसकी वैल्यू आपने पढ़ा होगा F=kx होता है। अगर हम यहाँ के लिए x को हमने डेल्टा मान लिया है, तो F=-kx। माइनस इसलिए यूज करते हैं क्योंकि जो भी फोर्स हम इधर यूज कर रहे हैं उसके अगेंस्ट, उसके अपोजिट डायरेक्शन में रिस्टोरिंग फोर्स काम करता है। इसीलिए फोर्स चूंकि वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी होने के नाते हम यहाँ माइनस यूज करते हैं। माइनस का कोई मतलब नहीं है। और k को कहते हैं फोर्स कांस्टेंट, फोर्स कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग, फोर्स कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग। तो स्प्रिंग में एक गुण पाया जाता है, इलास्टिसिटी का एक गुण है। जब भी स्प्रिंग को हम इलांगेट करते हैं, उसकी लंबाई में परिवर्तन करते हैं किसी एक्सटर्नल फोर्स के माध्यम से, तो स्प्रिंग जो है अंदर की ओर हमारे लगाए गए बल के अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगाती है, जिसको हम लोग रिस्टोरिंग फोर्स के नाम से जानते हैं। यही रिस्टोरिंग फोर्स जो है इलास्टिसिटी का रीजन है। यानी इलास्टिसिटी होने के पीछे जो रीजन है वो यही रिस्टोरिंग फोर्स होता है। ये केवल स्प्रिंग में ही नहीं, कोई भी इलास्टिक बॉडी है, सारे बॉडी में ऐसा होता है कि जो उसके अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं, जब भी उसको हम कंप्रेस करेंगे तो बाहर की तरफ फोर्स लगाते हैं, और जब हम बाहर की तरफ फोर्स लगाते हैं तो वो अपने क्रॉस सेक्शनल एरिया पर अंदर की तरफ फोर्स यूज करते हैं अपनी प्रारंभिक अवस्था में आने के लिए। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। When external forces are applied on a body, जब भी किसी बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया जाता है, लगाया जाता है, तो इट्स गेट्स डिफॉर्म, तो ये जो है अपनी आकृति को बदल देती है ड्यू टू डिफॉर्मेशन। और विरूपण के कारण, मतलब जो भी इसकी आकृति में परिवर्तन आया, इस डिफॉर्मेशन के कारण इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इनसाइड द बॉडी, जो भी इंटरमॉलिक्यूलर अंतराणविक जो बल होते हैं बॉडी के अंदर, पिंड के अंदर, वो डेवलप हो जाते हैं, मतलब कार्य करना शुरू कर देते हैं। सम रिस्टोरिंग फोर्स, वो रिस्टोरिंग फोर्स मतलब विरोधी बल जिसको कहेंगे, विरोधी बल लगाना शुरू कर देते हैं विद द बॉडी वॉल्यूम, पिंड के आयतन के अंदर, मतलब पिंड का जो भी आयतन है, जो भी मटेरियल है, उसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो जाता है। विच अपोज द एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्सेस, जो बाहरी बल को विरोध करता है, बाहरी बल का विरोध करता है। द इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ बॉडी इज कॉल्ड स्ट्रेस। तो ये जो रिस्टोरिंग फोर्स है, जो पर यूनिट एरिया पर काम करता है, बॉडी के पर यूनिट एरिया पर जो यूज होता है, ये रिस्टोरिंग फोर्स, इसी को हम लोग स्ट्रेस के नाम से जानते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको स्ट्रेस पूरी तरह से बात समझ में आ गई होगी। अगर हम ये हाथ में एक डंडा लिए हुए हैं, एक्चुअली इसको जब हम ऐसे खींचेंगे तो जो इसके मॉलिक्यूल्स हैं वो अंदर की तरफ फोर्स लगाएंगे, और जब हम इसको दबाने की कोशिश करेंगे तो जो अंदर के मॉलिक्यूल्स हैं इसके पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया पर बाहर की तरफ रिस्टोरिंग फोर्स लगाएंगे, और वही रिस्टोरिंग फोर्स इलास्टिसिटी का रीजन है। चलिए इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। अब स्ट्रेस जो है, स्ट्रेस को देखिए एक विजुअलाइजेशन के माध्यम से टाइप्स ऑफ स्ट्रेस की बात किया जाए तो हमारा जो स्ट्रेस है फॉर सॉलिड बॉडी, व्हेन स्ट्रेस इज नॉर्मल टू बॉडी सरफेस इट्स कॉल्ड नॉर्मल स्ट्रेस, एंड व्हेन स्ट्रेस इज टेंडेंशियल टू द बॉडी सरफेस इट इज कॉल्ड शियर स्ट्रेस। तो यहाँ दो प्रकार का स्ट्रेस आपको बताया गया है, एक नॉर्मल स्ट्रेस और एक शियर स्ट्रेस। ये जो आप फिगर देख रहे हैं ये नॉर्मल स्ट्रेस और ये है शियर स्ट्रेस। स्ट्रेस जो है मेनली दो प्रकार के होते हैं। नॉर्मल स्ट्रेस में क्या होता है कि जो भी हम फोर्स अप्लाई करते हैं, ये हमारा फोर्स अप्लाइड, फोर्स अप्लाइड
जो भी फोर्स अप्लाई किया गया वो सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है, सरफेस के परपेंडिकुलर। सरफेस के परपेंडिकुलर कहने का मतलब ये हुआ जैसे ये आपका एक डंडा है, इस पर हम सीधे ऐसे फोर्स लगाएंगे नीचे को, तिरछा फोर्स लगाएंगे, तिरछा फोर्स लगाएंगे इसको परपेंडिकुलर फोर्स नहीं करेंगे, सीधा फोर्स यूज करेंगे वर्टिकली डाउनवर्ड या वर्टिकली अपवर्ड। जैसे इधर से लगाते हैं तो ऐसे तिरछा नहीं, ऐसे नहीं, सीधा फोर्स लगाएंगे। जब भी सरफेस पर हम परपेंडिकुलर फोर्स लगाते हैं इस दशा में जो स्ट्रेस डेवलप होता है इसी को हम लोग नॉर्मल स्ट्रेस के नाम से जानते हैं। और शियर स्ट्रेस में ध्यान दिया जाए, शियर स्ट्रेस क्या होता है? शियर स्ट्रेस में ये हमारा कोई बॉडी है, ये हमारी बॉडी है और इस पर हम ऐसे फोर्स यूज कर रहे हैं, टेंजेंशियल फोर्स, मतलब स्पर्श रेखा की दिशा में टेंजेंशियल फोर्स है, इसको टेंजेंशियल फोर्स के नाम से जानते हैं। ये सब चीजें हमने पहले भी सब चर्चा कर लिया है। टेंजेंशियल फोर्स, तो टेंजेंशियल फोर्स में क्या होता है कि कोई बॉडी है और इसका ऊपरी सरफेस है तो हम ऊपरी सरफेस पर फोर्स लगाते हैं, सरफेस पर। तो जब सरफेस पर फोर्स लगाएंगे तो ये जो इसका शेप हो ऐसे टिल्ट हो जाएगा, ऐसे टिल्ट हो गया, ऐसे टिल्ट हो गया ऐसे, तो ये एक एंगल से टिल्ट हो जाता है। इस एंगल को हम लोग थीटा नाम देते हैं और इसको एंगुलर स्ट्रेस के नाम से भी जानते हैं। इसको एंगुलर स्ट्रेस भी हम कह सकते हैं क्योंकि ये एंगल से टिल्ट होती है, बस पर टिल्ट हो जाती है। जैसे एक एग्जांपल लिया जाने आपको बताया भी था, एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ आपका एक डब्बा है, इस डब्बे पर अगर हम ऐसे फोर्स लगाएंगे तो ये नॉर्मल स्ट्रेस हो गया, ऐसे यूज करेंगे नॉर्मल स्ट्रेस हो गया, ऐसे यूज करेंगे, ऐसे यूज करेंगे, ऐसे यूज करेंगे, ये नॉर्मल स्ट्रेस है, नॉर्मल फोर्स लग रहा है। तो नॉर्मल जो स्ट्रेस ये वाला जो स्ट्रेस है इसमें नॉर्मल फोर्स यूज करते हैं, ऐसे सीधे परपेंडिकुलर। और दूसरी स्थिति है कि इसको ऐसे फोर्स लगाएंगे, ऐसे, तो जब हम इस पर ऐसे फोर्स यूज करेंगे ऐसे, तो ये वाला जो नीचे का सरफेस एरिया है ये अपने स्थान पर ऐसे बना हुआ है और फोर्स हम यहाँ यूज कर रहे हैं तो ये झुक जा रहा है, इसमें टिल्टिंग आ रही है, टिल्ट हो गई है, मतलब ये कुछ एंगल से यहाँ एंगल अगर बना लिया है, जैसे जब ये सीधा रहेगा तो कोई एंगल नहीं बनता, 0 डिग्री बनता, और जब इसको हम यहाँ एक फोर्स लगाएंगे ऊपर की तरफ, ऐसे फोर्स लगाएंगे ऊपर सरफेस पर, ऐसे टेंजेंशियल फोर्स लगाएंगे, तो जब टेंजेंशियल फोर्स लगेगा अब ये टिल्ट हो गई, कितने डिग्री टिल्ट हो गई? ये इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे, मतलब बस टिल्ट हो जाती है और ऊपर का जो सरफेस है और नीचे का जो सरफेस है ये दोनों एक दूसरे के सापेक्ष विस्थापित हो गए,